हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 39। अब आगे। मनारा अपने दोस्तों के साथ बैठी ही थी कि अचानक निशा ने अपना फोन स्क्रॉल किया और बोली, हे मनारा, ग्रुप चैट में किसी ने मैसेज भेजा है कि वह इस साल छात्र प्रतिनिधि का चुनाव फिर से करेंगे। क्या? मनारा चौंक गई और उसकी आवाज ऊंची हो गई। दर्शी ने ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सुबह ही इसे देख लिया था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे उसके पिछले जन्म में चल रहा था। हालांकि उसके पिछले जन्म में मनारा चुनी गई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। निशा ने फोन पर मैसेज देखा और धीरे से बोली, कॉलेज ने निष्पक्ष चुनाव करने के लिए फिर से छात्र प्रतिनिधि का चुनाव कराने का फैसला किया है। सबसे पहले वह सबसे ज्यादा वोट पाने वाले छात्र को चुनने के लिए मतदान करेंगे और फिर प्रोफेसर भी इसकी अच्छे से जांच करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वह ऐसा करते हैं तो भी मनारा ही चुनी जाएगी, अवी ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। तभी निशा ने अपने फोन पर वोटिंग वेब पेज को खोला और बोली, देखो मनारा, कोई व्यक्ति वोटिंग पेज पर तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा है। तुम सबसे आगे हो। मुझे नहीं लगता कि यह वोटिंग खत्म हो चुकी है। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति मेरी जगह ले ले, मनारा ने विनम्रता से कहा। हालांकि वह अंदर ही अंदर काफी गुस्सा थी। जब उसने सोचा कि वोट होगा तो भी क्या हुआ, उसे पूरा विश्वास था कि उसकी छवि और लोकप्रियता के कारण वही जीतेगी। एक मिनट रुको, ये तो दर्शी है। निशा ने वोटिंग रैंकिंग को नीचे स्क्रॉल किया और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। दर्शी का ध्यान अभी भी अपने खाने पर ही था। ये सुनने के बाद एक पल के लिए सभी हैरान हो गए। यह असंभव है। जब वह सब सोच ही रहे थे तो दर्शी ने स्क्रीन पर नजर डाली और अपनी सीट पर बैठी रही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मन में सोचा कि उस इंसान ने अच्छी तस्वीर ली है। वह वास्तव में उससे काफी संतुष्टि थी। तभी अचानक अभी गुस्से में बोली, मनारा, तुम आमतौर पर उसके साथ बहुत अच्छी रहती हो। देखो, जैसे ही स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव की बात हुई वह तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई। दर्शी भी बुरी नहीं है। अगर कोई उसकी सिफारिश करता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मनारा ने अपनी आंखों में हैरानी को छुपाया और उदार होने का दिखावा करते हुए बोली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घृणा महसूस हुई। ये बेवकूफ दर्शी उससे लड़ना चाहती है। वह तो बस अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही आंक रही है। कॉलेज में उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे देखते हुए कौन उसकी सिफारिश करेगा। उसने शायद खुद ही सिफारिश की होगी, निशा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। क्या हुआ, कॉलेज में वोटिंग सिस्टम है। कौन कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। दर्शी ने अपना खाना खाते हुए उस समूह को एक नजर देखा। मुझे मत बताओ कि तुम लोग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहते। हालांकि यह बात अलग है कि तुम लोग दिखावा काफी अच्छा कर लेते हो। दर्शी के शब्द एकदम सटीक बैठे और अचानक सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। वे दरअसल मनारा से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह मनारा से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा। तुम क्या बात कर रही हो, हमने कभी मनारा से लड़ने के बारे में नहीं सोचा। हम सभी मनारा के साथ खड़े हैं, निशा ने गुस्से में कहा। हाँ, तुम अपने आप को क्या समझती हो, हर कोई तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं है। तुम्हारे पास बस केवल 5 वोट है। मनारा ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है तो इस कंपटीशन का क्या मतलब। बेहतर है कि तुम अपना नाम वापस ले लो। दर्शी हैरान हो गई और मन में बोली, क्या बकवास है, उसके पास सचमुच 5 वोट थे। वह 5 लोग कौन थे, उनके नाम पता करने पड़ेंगे। अब से वह उन्हें कॉलेज में प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, चलो एक कंपटीशन करते हैं। दर्शी का मजाक मत उड़ाओ, मनारा ने एक अच्छे इंसान होने का नाटक करते हुए कहा। उसने दर्शी के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। वोटों की तो दूर की बात है। दर्शी अपने खराब प्रदर्शन के कारण पढ़ाई में ही उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, तो इसमें तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखते हैं उस समय उसे कितने वोट मिलते हैं, आवी ने गुस्से में कहा। इस नजारे को सेकंड फ्लोर पर बैठे कई लड़कों ने देखा। लाल रंग के बालों वाले एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा, लक्ष्य भाई, क्या ये वास्तव में दर्शी ही है ना? वह अफवाह जैसी नहीं लगती, दूसरे लड़के ने कहा। लक्ष्य ने अपना सिर घुमाया जिससे उसका हैंडसम चेहरा सामने आया। हालांकि उसके चेहरे के भाव अलग थे, लेकिन उसकी निगाहों में चालाकी साफ झलक रही थी जिससे उसे समझा मुश्किल लग रहा था। उसने नीचे की ओर बैठी दुबली पतली व्यक्ति पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा ली। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, उसने आलस से जवाब दिया। दरअसल उसने सोचा था कि दर्शी अफवाहों के आधार पर बदसूरत है। हालांकि यह पता चला कि वह काफी खूबसूरत थी, लेकिन इससे उसका क्या लेना देना। वह बहुत सुंदर है, इतनी दूर से भी मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वह अभी की ब्यूटी क्वीन से भी ज्यादा सुंदर है, उसके दोस्त कीरत ने लाल चेहरे के साथ कहा। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह अंदर से वैसा नहीं होता। भाई, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लड़के पसंद है जैसा कि अफवाहों में कहा गया है? कीरत ने सहज रूप से अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। आखिर कौन है वो जो मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाने की हिम्मत कर रहा है? लक्ष्य ने कीरत को धक्का देते हुए कहा। कीरत ने अपना मुंह ढक लिया। अरे, वह मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम्हें सच में वह अट्रैक्टिव नहीं लगती? वह बहुत खूबसूरत है, कीरत ने फिर से कहा। लक्ष्य ने दर्शी की तरफ नजरें घुमाए और बोला,
भले ही वह बहुत खूबसूरत है लेकिन क्या वह अभी भी बेवकूफ नहीं है? मुझे उसके जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खाने के बाद कई लोग कैफेटेरिया से बाहर निकले, हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकले उनका स्वागत बाहर के शोर से हुआ। कैफेटेरिया के बाहर एक सूट पहने आदमी नीले गुलाबों का बुके लिए खड़ा था और किसी को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने मनारा और उसको दोस्तों को बाहर आते देखा, उस आदमी ने अपने फोन पर आए फोटो को देखा और उनकी ओर चल पड़ा। मनारा और उसके दोस्त इस नज़ारे को देखकर हैरान हो गई। वाह, फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता! मनारा, क्या ये तुम्हारे लिए हो सकता है? अवी ने हैरान होते हुए पूछा। कैंपस ब्यूटी के रूप में मनारा के कई फैंस थे जो अक्सर उसे गिफ्ट देते रहते थे। सच में, शायद ये किसी और के लिए है। मनारा शर्मा रही थी लेकिन फिर भी वह उस आदमी के पास चली गई। हेलो, यह फूल? मनारा ने अभी पूछना शुरू ही किया था कि उस आदमी ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और बोला, ये फूल किसी ने माहेश्वरी परिवार की बेटी के लिए भेजा है। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे लिए है। अवी ने तुरंत मनारा को चिढ़ाते हुए कहा। तभी निशा ने जलन से कहा, इतना बड़ा गुलदस्ता, इसमें 99 गुलाब होंगे। ऐसा लगता है कि यह लड़का सच में तुम्हें पसंद करता है। वह कौन हो सकता है जो एक लड़की का पीछा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपना चेहरा दिखाने में शर्मा रहा है? निशा ने मजाक किया। मनारा को काफी गर्व महसूस हुआ। उसने अपने बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और फूलों को लेने का इशारा किया। शायद हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और वह इससे डरता हो कि मैं मना न कर दूं, उसने शर्माते हुए कहा। मेरे लिए उन्हें थैंक यू कह दीजिएगा। फूल बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं उनकी बस दोस्त ही बन सकती हूँ। आखिरकार मनारा अस्थाना परिवार में शादी करना चाहती थी और कोई भी व्यक्ति अदम्य की तरह उसे अच्छी पहचान नहीं दे सकता था। जैसे ही मनारा फूल लेने वाली थी, वह आदमी अचानक आगे बढ़ा जिससे सभी लोग हैरान रह गए। मनारा के हाथ हवा में ही रह गए और उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? अभी पूछे बिना नहीं रह सकी। वह आदमी चुप रहा और ध्यान से उस फोटो को देख रहा था जो मोक्ष ने उसे अपने फोन में भेजा था। उसकी नजर मनारा से हटकर दर्शी पर टिकी जो पीछे आ रही थी और उसका ध्यान अपने फोन में ही था। मुझे माफ कीजिए, ये फूल आपके लिए नहीं है। क्या यह मेरे लिए नहीं है? मनारा हैरान थी। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यह महेश्वरी परिवार की बेटी के लिए है? जैसे ही वह बोल रही थी उसे कुछ एहसास हुआ, ये फूल उसके लिए नहीं, क्या ये दर्शी के लिए हो सकता है? जब मनारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी उस आदमी ने पहले ही उसे अनदेखा कर दिया और फूलों के साथ तेजी से दर्शी के पास गया। मिस माहेश्वरी। दर्शी ने आवाज सुनकर ऊपर देखा और उस फूलों के गुलदस्ते को घूरने लगी। दर्शी थोड़ी हैरान थी। ये फूल मेरे बॉस की ओर से है, उन्हें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। उस आदमी ने फूल आगे बढ़ाया और सम्मानपूर्वक बोला। दर्शी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत उसने नीले गुलाबों को देखकर अनुमान लगाया कि यह अदम्य हो सकता है। वह इतने सारे लोगों के सामने कब से फूल देने लगा? जैसे जैसे लोग आते रहे वह इस नज़ारे को देखकर उस तरफ आने लगे। एक पल के लिए दर्शी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह धीरे से खांसी और फिर उसने कहा, मुझे फूल बहुत पसंद है लेकिन तुम्हें उन्हें अभी वापस ले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ रखना है। उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। यह मिस्टर अस्थाना को मना कर रही है। मिस माहेश्वरी, यह बॉस की ओर से आपके लिए गिफ्ट है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस बात इतनी सी है कि फूलों को मैं अभी अपने क्लास में नहीं ले जा सकती। वह हॉस्टल में नहीं रहती थी तो वह क्लास में कैसे ले जा सकती थी? आदमी ने दर्शी की बात सुनी तो उसने कहा, आप बॉस से खुद इस बारे में क्यों नहीं बताते? उसे परेशान होते हुए देखकर दर्शी ने कंधे उचकाए और बोली, ठीक है, अभी तो फूल वापस ले जाओ, मैं बाद में अदम्य से फोन पर बात कर लूंगी। उस व्यक्ति को राहत महसूस हुई और वह वहां से चला गया। मनारा एक तरफ खड़ी थी, उसका चेहरा लाल हो गया। आसपास के कई लोग जो कुछ हुआ उसे देख रहे थे। मनारा को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। कॉलेज में उसे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। अवी और उसके दोस्त अभी सदमे में ही थे, वह काफी हैरान हुए। अवी ने जोर से कहा, मनारा, क्या हुआ? दर्शी को किसी ने फूल कैसे भेज दिया और वह उस पर इतना खर्च कैसे कर सकता है? मनारा नाराज थी लेकिन वह पहले से ही जानती थी कि फूल अदम्य ने भेजे थे। अस्थाना परिवार सबसे अमीर परिवार था, इसलिए ज्यादा लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दर्शी और अदम्य के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। निशा को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, क्या दर्शी ने स्कूल के बाहर किसी को फंसा लिया है? नहीं तो कॉलेज में उसे फूल कौन भेजता? क्या ये सच है मनारा? निशा ने उत्सुकता से पूछा। मनारा ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझसे इस बारे में मत पूछो। उसके शब्दों से सभी को शक होने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, वह शायद बाहर किसी के साथ रिलेशन में है, इसलिए उसे यह फूल मिला। अवी ने घृणा के भाव के साथ कहा। अपने दोस्तों की बात सुनकर मनारा को शांति मिली लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन हो रही थी। दूसरी तरफ दर्शी ने अपना फोन पका हुआ था और एक तरफ छुपकर उसने अदम्य को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ से अदम्य की गहरी आवाज आई, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अदम्य, आपने आज मेरे लिए फूल भेजे थे? दर्शी ने तुरंत पूछा। अदम्य की आवाज सुनते ही दर्शी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
अदम्य अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने जैक घबराए हुए भाव से उसे देख रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाई और फुसफुसाया, क्या वह उसे पसंद आया होगा? उद्धरण चिन्ह। तभी आदमी को दर्शी की आवाज सुनाई दी, मैंने आपके आदमी को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। इन शब्दों पर अदम्य के चेहरे पर उदासी छा गई और उसका चेहरा ठंडा हो गया। अदम्य का चेहरा देखकर जैक के पैर कांपने लगे। उसे अब लगने लगा कि वह साइबेरिया में ही जीवन भर रहने वाला है। लेकिन मुझे फूल बहुत पसंद आए, दर्शी ने जल्दी से समझाया। बात बस इतनी सी है कि बुके इतना बड़ा था कि मैं उसे उठा नहीं सकती थी और आज दोपहर मेरे एग्जाम है। ये सुनते ही अदम्य के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपनी उंगली से मेज पर थपथपाया और बोला, मैं आज दोपहर तुम्हें लेने आऊंगा। क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, कोई बात नहीं, मैं शाम 5 बजे तक अपने एग्जाम खत्म कर लूंगी। ठीक है, अदम्य ने फोन रखने से पहले जवाब दिया। फोन रखने के बाद अदम्य की नजर जैक पर पड़ी। अपना सामान पैक करो और साइबेरिया जाओ। जैक के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे महसूस हो गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जैक वास्तव में काफी दुखी था क्योंकि वह अदम्य को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तभी उसे अदम्य की आवाज आई, तुम्हें 1 हफ्ते आने में लगेंगे। ये सुनते ही जैक को होश आया और वह तुरंत खुश हो गया। वह जानता था कि उसके बॉस अभी भी उसे जाने नहीं देना चाहते थे। जैक ने अपने सीने पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। हाँ बॉस, मैं मिशन पूरा करूंगा। बोलने के बाद वह खुशी खुशी वहां से चला गया। उसके चेहरे की खुशी देखकर अदम्य ने उस तरफ नजर डाली जहां से जैक गया था। उसने सोचा कि क्या साइबेरिया जाना उसे इतना पसंद है, क्या उसे और अधिक समय तक उसे वहां रहने देना चाहिए। दर्शी ने फोन रख दिया और वह उठने ही वाली थी कि उसने कुछ आवाज सुनी। जब उसने अपना सिर बाहर निकाला तो देखा कि कई लड़कियां किसी लड़की को खींचकर जमीन पर गिरा रही है। दर्शी ने उस तरफ गौर से देखा तो उसे पता चला कि जमीन पर पड़ी लड़की कोई और नहीं आरती थी। कई लड़कियों ने उसे घेर रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मारने वाली हो। मौली, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया। तुम किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकती। आरती जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। दर्शी इन लड़कियों को जानती थी। वह आरती की रूममेट्स थी। वह सभी बड़े परिवार से थे और हमेशा आरती को धमकाते रहते थे। दर्शी ने इस बात को लेकर मौली से लड़ाई भी की थी। तुमने कुछ नहीं किया, मौली ने व्यंग्य किया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर आरती के बालों को पकड़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? दूसरे रूम में शायद ही कभी वापस आते हैं, लेकिन तुम बेचारी हमेशा यही रहती हो। मेरा पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम ही अकेली हो जो इसे ले सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आरती ने विरोध किया। तुम्हारी अलमारी से मुझे मेरा पर्स मिला, तुम अभी भी इनकार करोगी? मौली का गुस्सा बढ़ गया और उसने आरती को दूर किया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक जोरदार तमाचे के साथ आरती का चेहरा सूज गया। क्या बात है, ये तो काफी कमाल का है। दर्शी वही पास में बैठी इस नजारे को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। कौन है वहाँ? आवाज सुनकर मौली ने मुड़कर देखा तो वहाँ दर्शी खड़ी थी।